अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई एम डॉक्टर सरवान तनवीर एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। किस तरह उसकी प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं सारी टाइम स्टैम्प्स दे दूँगा विद टॉपिक्स, ताकि आप लोग अपने रेलिवेंट टॉपिक्स तक जो है वो डायरेक्टली पहुँच सकें इन केस द वीडियो गेट्स लॉन्ग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के टेस्ट सेंटर्स के बारे में। ये पाकिस्तान में ही होता है सिर्फ, और 3 सेंटर्स इसके होते हैं, इस्लामाबाद, हैदराबाद और कराची। आप लोग अपने नियरेस्ट सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जाके आपकी जो टेस्ट सेंटर होता है, सॉरी, वो आपकी रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर उसका वेन्यू वो सारा मेंशन्ड होता है। तो वो रोल नंबर स्लिप्स तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले आ जाती हैं एग्ज़ाम से। तो यूनिवर्सिटी कोई टी ए प्रोवाइड नहीं करती है। आप अपने जो अकोमोडेशन होता है उसके खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने यूजुअली ऐसे होता है कि आप एक दिन पहले पहुंच जाएं अपने सेंटर में, अगर आप आउट स्टेशन है तो। सेम सिटीज़ वालों का ये तो मसला नहीं है। और 2 टाइम्स में होता है, मॉर्निंग भी होता है बैच और इवनिंग बैच भी होता है। मॉर्निंग बैच तकरीबन 9 AM स्टार्ट हो जाता है, तो आपको यूजुअली वहाँ पे 8-8:30 तक पहुँच जाना चाहिए। और जो सेकंड बैच होता है वो समवेयर अबाउट 12 PM स्टार्ट हो जाता है आई गेस। तो तकरीबन आपको उतने बजे तक उसके लिए भी रेडी होना चाहिए। अच्छा, अब टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखें, इंटर्नशिप और रेजिडेंसी इन दोनों के टेस्ट होते हैं, सिर्फ फेलोशिप का टेस्ट नहीं होता। इंटर्नशिप और रेजिडेंसी टेस्ट का पैटर्न बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। टेस्ट का पैटर्न इस तरह से है कि ये 100 क्वेश्चंस होते हैं इस टेस्ट के अंदर, और 2 आवर्स का टेस्ट होता है। तो उन 100 क्वेश्चंस में से तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं, जिसके अंदर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसके अंदर आपने करेक्ट टेंस के वर्ड्स यूज़ करने हैं। कुछ पैराग्राफ एक मेंशन होता है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि आपके नीचे MCQs होंगे उस पैराग्राफ से रिलेटेड। आपने उनको आंसर करना होगा कि बेसिकली आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कितना अच्छा, कि जो उस पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे आपने क्या कॉम्प्रिहेंड किया। तो ये यूजुअली 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाला पोर्शन यूजुअली बहुत आसान होता है, क्योंकि तकरीबन सारे लोग जो MBBS करके आए होते हैं उनकी इंग्लिश में इतनी कमांड होती है कि वो जो इंग्लिश का पैसेज है या इंग्लिश का जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अब जो रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस हैं उनमें इंटर्नशिप्स के लिए ऑलमोस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक साइंसेस से होते हैं, और बाकी सारे क्लिनिकल साइंसेस से होते हैं। क्लिनिकल साइंसेस से मुराद ये कि सिनेरियो बेस्ड क्लिनिकल नॉलेज होते हैं, कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री दी होगी, एक पेशेंट प्रेजेंटेड विद दिस सिम्टम्स, इतनी एज है उसकी, और आप बताएंगे कि उसको क्या डिजीज़ होगी, या वो डिजीज़ मेंशन कर देंगे, आप बताएंगे फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस क्या होगा उसका, या सॉरी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी उसकी। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली। अगर मैं इसकी डिफ़िकल्टी को रेट करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से इट इज़ अ मीडियम डिफ़िकल्टी टेस्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपने रिसेंटली फाइनल ईयर क्लियर की है या आप पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो इट इज़ डूएबल टेस्ट, ठीक है। और इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो यूनिवर्सिटी ने कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं बताया कि कितने % आपके मार्क्स आने चाहिए तो आप पास होते हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपके 70 MCQs तकरीबन ठीक हो रहे हैं, 65 to 70% आपके मार्क्स आ रहे हैं अगर, तो आप यूजुअली सेफ जोन में होते हैं। इससे कम के ऊपर जो है वो आप सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप 65 to 70 MCQs जो है वो करेक्ट कर रहे होते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने सारे MCQs जो है वो सॉल्व करने ही है, कोई भी आपने MCQ जो है वो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि आप सारे के सारे MCQs जो हैं उनको सॉल्व करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि इस टेस्ट के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रोफेशनलिज्म या एथिकल नॉलेज को जज करने के लिए भी किए जाते हैं। लेट्स से एक आप क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और वो अनकॉन्शियस है, तो बताइए किस किस्म का कंसेंट होगा, या आप उसके ऊपर कोई प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली यू शुड नो कि ये इम्प्लाइड कंसेंट है, और जब अनकॉन्शियस पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट है, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये कंसेंट हुआ होता है उस पेशेंट का। उसके लिए आप जो है जो भी टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज ट्रीटमेंट होगा वो आप उसको देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस टेस्ट के अंदर आपके एथिकल और प्रोफेशनल नॉलेज को जज करने के लिए भी आते हैं।
तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे कि इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या किस बुक से कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करनी है जिससे इस टेस्ट की प्रिपरेशन होगी। आगा खान हॉस्पिटल ने इस टेस्ट के लिए कोई स्पेशल बुक हमें रिकमेंड नहीं की हुई कि आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर आप लोगों ने रिसेंटली फाइनल ईयर MBBS क्लियर किया है, या आप लोगों जो है वो FCPS पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज उसी जो प्रिपरेशन है आपकी पास्ट, उसी के अंदर से जज किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक बुक मैं रिकमेंड करूँगा जिसके जो बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, और मैंने भी उसी से प्रिपरेशन की थी, तो वो ये है मास्टर द बोर्ड्स USMLE स्टेप 2 CK, ठीक है, बाय कॉनरेड फिशर। ये एक बुक है, इसको आपने इस कंप्लीट रीड करना है, ठीक है। इसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, उन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इस बुक के एटलीस्ट 2 पासेस कर लें, ठीक है। फर्स्ट पास के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, तो तकरीबन आपको 22 डेज़ लगेंगे, जिसके अंदर आप इसका फर्स्ट पास कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको बहुत स्ट्रेच करते हैं, आपका बिल्कुल भी नॉलेज फ्रेश नहीं है, तो मे बी आपको 30 डेज़ लगें। लेकिन जब आप 30 डेज़ के बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप जब सेकंड पास करते हैं ना, तो आप उसको लेस देन 1 वीक के अंदर कंप्लीट बुक का सेकंड पास कर देते हैं। और बिलीव मी, 2 पासेस आर मोर देन इनफ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तकरीबन क्लिनिकल नॉलेज ही होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, और मेरा नहीं ख्याल कि इस जो टेस्ट आता है उसमें कोई भी क्वेश्चन या नॉलेज जो है वो इस बुक से बाहर होगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है जो टेस्ट में आती है वो यही बुक कवर कर देती है। मैंने भी इसी से प्रिपेयर किया था, और मैं जब आंसर्स कर रहा था, मार्क कर रहा था, तो आई वाज ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट कि मेरा जो है वो 80+ 85+ MCQs जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन करते वक्त गलतियां कौन सी नहीं करनी, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इस टेस्ट की प्रिपरेशन करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको ये जानना भी है कि आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो इसलिए नंबर 1 गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि रेयर टॉपिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। जितना टॉपिक रेयर होगा, जितना टॉपिक लीस्ट कॉमन होगा, उतने उसके आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जो बहुत करंट डिजीज़ हैं उन्हीं में से ये टेस्ट आता है, ठीक है। जैसे डेंगू, मलेरिया, ये बहुत कॉमन डिजीज़ हैं। COPD बहुत कॉमन डिजीज़ है। कराची की एक जो कॉमन डिजीज़ है वो नेगलेरिया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आते हैं। कोविड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको रिसेंटली हो गया था। तो जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, आपने उसकी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। जितने फ्लफ या रेयर टॉपिक्स हैं उनकी आप प्रिपरेशन अच्छे से ना भी करें तो चल जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते। दूसरी गलती, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखें, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर ना, तो रट्टा लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो आप क्वेश्चंस जो हैं वो सारे क्लिनिकल नॉलेज बेस्ड आते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बने होने चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, तो फिर आपके लिए वो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। अगर आपको चीज़ का नॉलेज नहीं है और आपने सिर्फ उसको क्रैम कर लिया है, तो वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा टेस्ट के अंदर, क्योंकि टेस्ट के अंदर डायरेक्ट नॉलेज एप्लीकेबल वाले क्वेश्चंस तो नहीं आते जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। क्लिनिकल बेस्ड होते हैं, आपको जो वो लिंक्स मिला के आपको उसका आंसर निकालना होगा। तो ये कोशिश करें कि आप क्रैम करने की बजाय ना टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, और इसका आंसर जो है अगर ये हमने एक मार्क किया तो किस तरह से मार्क किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इग्नोरिंग क्लिनिकल एप्लीकेशन। जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने उसका क्लिनिकल कोरिलेशन ज़रूर बनाना है। इस बुक की एक ख़ास बात यह है, इसलिए जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ना, हर टॉपिक के नीचे उसका एक क्लिनिकल एप्लीकेशन वाला एक MCQ, 1-2 MCQs दिए होते हैं। तो आपको साथ साथ प्रिपरेशन होती रहती है, आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक में या इस जो वो टॉपिक है उसमें से आपका क्लिनिकल नॉलेज जो है वो किस तरह से अप्लाई होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, और आपने उसका आंसर किस तरह से करना है। तो ये 3 मिस्टेक्स मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ के अंदर एक एग्जाम ओरिएंटेड फोकस्ड सेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, आपने उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, प्रिपरेशन करते वक्त कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक आपने स्किप करना है, और कौन से टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किस टॉपिक पे कितना टाइम एलोकेट करना है। पास्ट MCQs डिस्कस होंगे, उसके अलावा जो आगे इंटरव्यूज़ होने हैं उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको किस तरह से आपने आंसर करना है, ताकि आप लोगों के मैक्सिमम चांसेस हों सक्सेस के और सिलेक्शन के इस AQU के टेस्ट के अंदर।
तो लिमिटेड सीट्स होंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद भी बिज़ी हैं और इस सारी रोटेशंस के साथ टाइम मैनेज करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इसलिए फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह जो है वो एडमिशन्स वगैरह उसके लिए सॉर्ट करेंगे। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।